नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और काफ़ी समय के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो उम्मीद कर रहा हूं, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और चलनी चाहिए। बट माफ़ी ये चाहता हूं कि इस बीच में क्लासेस नहीं ले पाया और उसका कारण ये था कि मेरा थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से पैर में स्वेलिंग आ गई थी। तो मैं प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पा रहा था और डॉक्टर की ये एडवाइस थी कि आप थोड़े दिन रेस्ट करिए और क्लासेस लेने के लिए काफ़ी खड़ा होना पड़ता लंबे लंबे समय तक, तो वो प्रॉब्लम और क्रिएट बढ़ा देता। इसीलिए आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप लोगों की क्लासेस इस बीच कैंसिल रही, लेकिन अब वापस से मैं ठीक हूँ और हम आज के इस सेशन को क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, इसको शुरू करने के लिए तैयार हैं। अपनी स्ट्रीक, क्या आप स्ट्रीक पे हैं इसको मेंशन कर दीजिए। क्या आप लोग आज मेरी क्लास में आए हैं, अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, अपने हालचाल बताइए और दोस्त इस सेशन को, इस डिस्कशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक कनेक्ट फील करते हैं वापस से दोबारा। मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, आप अपनी बातें ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसा चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई में, और किसी प्रकार की दिक्कत है तो अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई एम बैक, आई एम एक्टिव। फिर से कमेंट बॉक्स आपके देख चेक करता रहूंगा। ठीक है, तो देखो यार, चैप्टर नंबर 3 ये रूलिंग द कंट्री साइड को लेकर है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका जो रूल था, उसका जो ग्रिप थी, वो ग्रामीण इलाकों में, कंट्री साइड में किस प्रकार से बढ़ रहा था, कैसे उसने इन ग्रामीण इलाकों पे अपना कब्जा किया और कैसे इन ग्रामीण इलाकों के थ्रू अपना रुपया, रेवेन्यू कमाना स्टार्ट किया, ये हमें पढ़ना है। लेकिन ये किस बैकड्रॉप में चल रहा है सर, हमें समझ में नहीं आया, आपने क्या बोल दिया। इसीलिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग उस चैप्टर को रिवाइज करके तो आए नहीं होगे। आई एम रियली श्योर कि तुम लोग जो है ना, उस चैप्टर को रिवाइज करके आज नहीं आए होगे। देखो, एक सीख लो, हमेशा जब भी कोई क्लास करने आओ ना, तो पहले उससे प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन कर लो। ठीक है, मेरी क्लासेस में खास तौर से, क्योंकि मेरी हमेशा ही आदत है कि जब भी मैं एक नया चैप्टर शुरू करता हूं तो मैं प्रीवियस चैप्टर से उसे लिंक करके बताता हूं। तो लास्ट चैप्टर में मैं याद करो, मैंने क्या बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जब इंडिया आई तो उसके बाद मैंने आपको उस चैप्टर में एंग्लो मैसूर वॉर्स पढ़ाई थी। मैसूर के साथ जो 4 संधियां हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर्स में, वो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको वॉर्स के रीजन तक बताए थे, हैदर अली टीपू सुल्तान के साथ लड़ाइयां जो हुई थी। उसके अलावा मैंने आपको एंग्लो मराठा वॉर्स पढ़ाई थी, याद करिए। एंग्लो मराठा वॉर में तो मैंने आपको पूरी बाजीराव मस्तानी वाली मूवी को दिखाते हुए सारे पेशवास के बारे में बता दिया था। मैंने रीजंस फॉर दी वॉर बताए थे, बैटल ऑफ प्लासी बताई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बताया था, बैटल ऑफ बक्सर बताया था, है ना। और जब चैप्टर मैंने एंड किया था तो मैंने आपसे बोला था कि कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे, याद करिए। और दीवानी राइट्स का मतलब रेवेन्यू, दीवानी पैसा कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स, ये मुगल एम्परर से मिल गया। अब मुगल एम्परर राज कर रहा है हमारे यहाँ, मुगल एम्परर थे, लेकिन ये राइट ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। ठीक है, यहीं से हम लोगों को आज शुरुआत करनी है अपने इस लेक्चर की। बात क्लियर हो गई दोस्तों? शुरू किया जाए। सिंपल है, आसान है और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये चैप्टर, ध्यान रखना। ये सारे जितने सेटलमेंट हैं, एक बार मैं बता दूंगा, बहुत जस्ट में, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, इतना भी आसान नहीं करना था। देखो, पहले हम लोग देखेंगे रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी किस प्रकार से रेवेन्यू अपना अब यहां बनाने लगी थी। फिर उसके बाद रेवेन्यू को बनाने के लिए उसने कुछ तरीके अपनाए। वो तरीके थे परमानेंट सेटलमेंट, वो तरीका था महलवाड़ी सिस्टम, वो तरीका था रैयतवाड़ी सिस्टम। ये 3 सिस्टम पढ़ेंगे। एंड देन जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है वो पूरा इंडिगो इशू के ऊपर रिवॉल्व करता है। कैसे इंडिगो की, जो इंडियन इंडिगो था, उसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड इंक्रीज होती है। जो वर्ल्ड में, यूरोप में पहले से इंडिगो बन रहा, इंडिगो का जो अल्टरनेटिव था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ी और इस वजह से इंडिया में लोगों को फोर्स किया गया कि आप इंडिगो का प्लांटेशन करिए। जब लोगों का प्लांटेशन करने को फोर्स किया, इसका मतलब लोगों का सप्रेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ। इसी के बाद यहाँ पर ये लोग रिवेल कर देंगे, जिसको इंडिगो रेबेलियन बोलेंगे। ब्लू रेबेलियन हो जाता है क्योंकि कलर ब्लू होता है। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर चैप्टर, एंटायर, जस्ट कुछ भी नहीं है। और क्लियर है? शुरू कर रहा हूं दोस्त, मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा एज ऑलवेज। लेट अस स्टार्ट। फिर से शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। और पेन, नोट कॉपी और एनसीईआरटी तीनों निकाल के बैठ जाना। क्लियर है? पहली डेट लिखो जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट 12 अगस्त 1765।
लिख लीजिए डेट, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। अब इस डेट में हुआ क्या, जो मुगल एम्परर था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको वो कंपनी दीवान बन गई। और इससे इंपैक्ट क्या पड़ा कि जो कंपनी जब दीवान बन गई, उसको दीवानी राइट्स मिल गए, इसका मतलब कंपनी के पास, कंपनी जो है अपनी जो भी टेरिटरीज उसने एक्वायर करी थी अभी तक, उसकी वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई। यानी कि जितना भी कब्जा अभी तक इस कंपनी ने किया था इंडिया में आकर, टेरिटरीज का जितना भी कब्जा किया, उस पूरे टेरिटरीज में कैसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये कंपनी को यहां पर राइट्स मिल गए थे। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। लिखिएगा यहां पर कि जो मुगल एम्परर था, मुगल एम्परर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, दीवानी राइट्स दे दिए। एनसीईआरटी साथ रखिएगा आप लोग, कंपनी को दीवान बना दिया। किसका, दीवान ऑफ बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंपनी जो है उन्होंने लड़ रही थी साउथ इंडिया में, डेक्कन में लड़ाइयां चल रही हैं मैसूर से, मराठा से, बट दे टेक अ लीप फ्रॉम द साउथ टू द बंगाल, टू बंगाल। क्यों, क्योंकि बंगाल में रिसोर्सेज बहुत थे और कंपनी वहीं से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग कर रही थी और वहीं से वो कॉन्कर करना स्टार्ट करती, यही उसका मेन आइडिया था। तो कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया। दीवान बनाने से इंपैक्ट क्या पड़ा, चलिए नोट करिएगा, इसका इंपैक्ट देखने को क्या मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपैक्ट क्या है कि कंपनी बिकेम, नोट करिएगा, कंपनी बिकेम क्या, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, CFA, किसकी, ऑफ द टेरिटरीज अंडर इट्स कंट्रोल, ऑफ द टेरिटरीज अंडर इट्स कंट्रोल। जो भी टेरिटरी इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी, उन टेरिटरीज का पूरा खर्चा कैसे होना है, किस प्रकार से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उसका होना है, किस प्रकार से सारा वित्तीय खर्चा होगा, किस प्रकार से चीजें होंगी इन टेरिटरीज के अंदर, वो सब कुछ यहां पर ये कंपनी डिसाइड करने लग गई। बात समझ में आ गया। अब इस काम को, जो ये काम इनको मिला, उसके लिए इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, दो फंक्शंस या दो वर्क्स थे, 2 वर्क्स। ये मैं खुद लिख रहा हूं, कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये 2 वर्क्स का हेडलाइन लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 वर्क क्या क्या थे, ये लिखा हुआ है किताब के अंदर। पहला, वो सारी लैंड्स को एडमिनिस्टर करना इन पैसों के जरिए, जो CFA बन गई है, तो पहला काम उनका ये था इस कंपनी का दीवान बनने के बाद कि जो लैंड है उसको एडमिनिस्टर करना। और दूसरा, जो भी कंपनी के रेवेन्यू के सोर्सेस थे, पैसा कमाने के सोर्सेस थे, उन रेवेन्यू सोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना। समझ में आ गया। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्या पहला फंक्शन क्या, एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड, लिखिएगा सिंपल है, एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड। अरे भाई तुम लैंड कब्जा चुके हो तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करोगे नहीं करोगे, करेंगे सर, सिंपल बात है। तो एक काम ये हो गया। दूसरा, जो भी आपके रेवेन्यू के सोर्सेस थे उनको ऑर्गेनाइज करना, लिखिए ऑर्गेनाइजिंग रेवेन्यू सोर्सेस, जो भी रेवेन्यू सोर्सेस हैं उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना। ऐसा क्यों भाई, मान लो तुम कोई बिजनेस सेटअप किया आपने, ठीक है, आपने एक प्लॉट ले लिया, आपने दुकान खोल ली। अब आपका जो भी पैसा आ रहा है उसको आप एडमिनिस्टर किस प्रकार से करोगे, यानी कुछ उस दुकान को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे, और जो भी आपका पैसा आया उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे कि हमको इतना पैसा हमने दुकान से हमने कमाया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना हम उसको दोबारा रीइन्वेस्ट कर देंगे सामान खरीदने में, इतना हमारा घर के लिए काम आ जाएगा। ऑर्गेनाइज करोगे ना। तो भाई कंपनी को भी तो देश चलाना है ना, कंपनी को भी तो अपनी कंपनी चलानी है ना, जहां वो टेरिटरी को रूल कर रही है वो चलाएगी कंपनी ना। ऐसा थोड़ी है राज करके बैठ गए कब्जा करके, अरे कब्जा किया तो उसको चलाना भी पड़ेगा, हाँ, एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा, हाँ, और जो भी रेवेन्यू के सोर्सेस है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हाँ। तो कंपनी काम करना उसको पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब कंपनी ये काम करेगी तो कंपनी की अप्रोच क्या होगी वो जरा सुन लीजिए, देखिए प्लीज सी।
लिखिएगा, कंपनीज अप्रोच, लिखिएगा कंपनी की अप्रोच, कंपनी की अप्रोच, ठीक है। कंपनी का अप्रोच क्या होने वाली है, कैसे आगे बढ़ें, ये चीज क्या, कैसे, ये चीज हमको देखनी थी। हाँ जी, कैसे आगे बढ़े, मतलब कंपनी के पास एक चीज तो बेटा ये बात पक्की हो गई थी कि उनके पास कॉन्कर लैंड थी, उन्होंने कब्जा लिया था। दूसरी बात, उनके पास अब रेवेन्यू के सोर्सेस थे, है ना, क्योंकि इनको दीवान बना दिया था बंगाल का। दोनों चीजें थी। अब मेन काम था उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का। तो कंपनी की अप्रोच क्या थी, कैसे आगे बढ़ें। जब वो आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बेसिकली कंपनी को तीन चीजों का यहां पर बहुत ही ध्यान देना था। क्या क्या सर? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कंपनी की ग्रोइंग नीड्स हैं, उन ग्रोइंग नीड्स के लिए जो भी ग्रोइंग एक्सपेंसेस होंगे वो फुलफिल हो पाए, इस प्रकार से अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना था और अपनी लैंड को एडमिनिस्टर करना था। बात समझ में आ गया? पहला, यील्ड इनफ रेवेन्यू, नोट करिएगा, यील्ड इनफ रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू आप यील्ड करिए टू मीट द डिमांड्स, टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ कंपनी, कंपनी की ग्रोइंग नीड्स को आप फुलफिल कर पाए। सिंपल है कि नहीं भाई? जाहिर सी बात है, कंपनी की नीड्स भी बढ़ेंगी तो आप इतना रेवेन्यू इन सोर्सेस से, इन लैंड से आप निकालिए कि कंपनी की ग्रोइंग नीड्स को आप यहां पर टैकल कर पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप वो चीज खरीद पाए या बेच पाए जो कंपनी को चाहिए हो। अभी तक इंडिया में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तभी तो यहां पर इंडिगो का इशू आएगा कि चूंकि ब्रिटिश को इंडिगो चाहिए था, इंडिगो इज वेल ग्रोन इन दी ट्रॉपिक एरियाज, इंडिगो ट्रॉपिक एरियाज में अच्छा ग्रो करता है, तो इंडिगो को, इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत थी, इसीलिए इंडियन इंडिगो को ग्रो करने के लिए बोला गया। दूसरा पॉइंट यही था, कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल क्या, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कंपनी, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के नीड्स के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मतलब आप रेवेन्यू उतना यील्ड करिए कि कंपनी की ग्रोइंग नीड्स पूरी हो जाए। दूसरा, आप बाय और सेल कर पाए प्रोडक्ट को जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये सब चीजें आपको बड़े ही कॉशन से करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आप एक एलियन हैं, बीइंग एलियन पावर, आप एक एलियन पावर हैं। ओहो सर, इसका क्या मतलब है? चेन्नई एक्सप्रेस देखे हो? चेन्नई एक्सप्रेस, जब दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान जब वो गांव पहुंचते हैं, कौन से, दीपिका के बाप के गांव नहीं, दूसरे गांव, जब वो बचते हुए जाते हैं और वो दूसरे गांव पहुंच जाते हैं, तो वहां के गांव के लोगों से दीपिका पादुकोण पहले दोस्ती करती है, अपने इशू को बताती है। तो अपने इशू को बता के क्या किया, उनकी सिंपैथी गेन करी और दोस्ती कर ली, तो फ्रेंडशिप करी। क्यों? क्योंकि अगर वो फ्रेंडशिप नहीं करती तो वो उनको एक तरह से सपोर्ट भी नहीं करते। समझ रहे हो? वैसे ही चीज यहां पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब अकबर इंडिया आया, भारत आया, तो उसने राजपूतों के साथ बड़ी अच्छी पॉलिसी निकाली, बनाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे वेर लोकल्स। उसका ये कैलकुलेशन बड़ा अच्छा था कि मैं बाहर का आदमी हूं और अगर वहां मुझे इंडिया में जाकर रूल करना है तो मुझे पहले वहां के लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर मैंने दोस्ती नहीं करी, वहां के लोग मुझे उखाड़ फेंकेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही चूंकि ये इंग्लिश पावर्स, ये एलियन थे इंडिया के लिए, ये इतना ऐसा नहीं था कि एकदम खुले बैल की तरह, सांड की तरह ये कुछ भी करते चले जाते स्टार्टिंग से, वरना वहीं पर रिवोल्ट हो जाता। मुगल एम्परर, उन्होंने क्या किया, पहले वो बड़े ही कॉशियसली वो मूव कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे स्टेप्स लिए उन्होंने। तो चूंकि वो एलियन पावर थे तो उनको एक कॉशियस अप्रोच रखना था कि जो लोग पहले से रूल कर रहे हैं, आप उनको टोटली एलिमिनेट नहीं कर पाओगे एक बार की कि भैया आ गए और गर्दन काट दी तो हटो, हम बैठ गए गद्दी पे। ये नहीं हो पाता। क्यों होता? ऐसा करते तो शायद रिवोल्ट हो जाता। ये धीमे 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 जो है वो प्रोसेस उन्होंने यहां पर किया। तो कॉशियस अप्रोच अपनानी थी क्योंकि वो एक एलियन पावर थी।
बात समझ में आ गई? ये है कंपनी की अप्रोच, कैसे करना था। पहला ये कि रेवेन्यू इतना बढ़ाओ कि उनकी नीड्स ग्रो हो जाए। दूसरा, वो चीजें कंपनी खरीद पाए और बेच पाए जो रिक्वायरमेंट है कंपनी को। और तीसरा, ये सब काम जब वो कर रही है तो उसका अप्रोच बड़ा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि वो एक एलियन पावर है और अगर एक बार की आके वो कोई भी तख्ता पलट या कुछ करने की कोशिश करेगी तो भाई उसको लेकर रिवोल्ट हो सकता था। ये अप्रोच थी कंपनी की। नाउ प्लीज कम, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप मेरे साथ, प्लीज लिखिए रेवेन्यू फॉर द कंपनी। रेवेन्यू फॉर कंपनी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। एनसीईआरटी खोले रहिएगा, एनसीईआरटी खोले रहिएगा। दो चीजें हैं जो आपको यहां पर याद रखनी है, दो, बस दो चीजें, कुछ नहीं है। हाँ, दो चीजें, सही सुन रहे हो सर, आप दो ही चीजें बता रहे हैं। हाँ देखो, पहला लिखो बिफोर 1765, ठीक है। इसके पहले क्या चल रहा था, यानी जब तक कंपनी के पास दीवान नहीं तब तक क्या हो रहा था, और आफ्टर 1765 जब कंपनी को दीवानी मिल गई, दीवान बन गई बंगाल का, तब क्या सिचुएशन थी। बस यही चीज लिखी हुई है। देखो, कंपनी जब वो आई बंगाल में बैठी, दीवान बना दिया गया कंपनी को, फिर भी कंपनी वाज लुकिंग एट इटसेल्फ एज अ ट्रेडिंग पावर। कंपनी अभी भी वो ये चाहती थी कि हमको पैसा मिले, हमको रेवेन्यू मिले, लेकिन वो कोई भी ऐसा सिस्टम सेटअप करना नहीं चाहती थी जिससे उनको रेवेन्यू मिलता चला जाए। समझ रहे हो? कंपनी चाह रही है कि भैया हमारे लिए तालियां बजें, लेकिन कंपनी ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है कि उसके लिए तालियां बजें। तो कंपनी चाहती थी कि पैसा मिले, लेकिन कंपनी कुछ ऐसा नहीं कर रही थी जिससे उनको रेवेन्यू मिलता चला जाए। तो 1765 से पहले अगर कोई गुड्स को यहां पर खरीदना होता था, ठीक है, कोई भी गुड्स यहां पर अगर उनको इंपोर्ट करने होते थे, इंपोर्ट करने हैं कोई गुड्स, तो वो गुड्स का इंपोर्ट किया जाता था गोल्ड और सिल्वर से। यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में गोल्ड और सिल्वर देते थे और अपने कंट्री में वो जो गुड्स है वो इंपोर्ट करवा लेते थे। यानी इंडिया से जो इंपोर्ट होता था गुड्स, वो गोल्ड और सिल्वर के बदले में होता था। तो यानी गोल्ड और सिल्वर इंडिया ब्रिटिश से आता था, इंडिया के गुड्स थे, मिलते थे उनको, हमें गोल्ड सिल्वर मिलता था, हमारे गुड्स बाहर चले जाते थे। ये सब बहुत बढ़िया चल रहा था, यही तो ट्रेड हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्टिंग से। हाँ, लेकिन जब इनको यहां पर दीवान ऑफ बंगाल बना दिया गया, जब इनको यहां पर दीवान ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि अब यहां चेंजेस होना स्टार्ट हो गए। क्या? अब उनके पास रेवेन्यू आ गया था, उनको रेवेन्यू यानी पैसे कमाने का तरीका उनको आ चुका था। यानी कमाने का तरीका क्या, उनको पैसे का सिस्टम मिल गया, रेवेन्यू में उनको दीवान बना दिया। अब क्या हो रहा था कि बंगाल का रेवेन्यू वाज इनफ, बंगाल के रेवेन्यू से ही क्या हो रहा था, चीजों को खरीदा बेचा जा रहा था। यानी बंगाल का ही उनको दीवान बना दिया, बंगाल के रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे हैं और बंगाल के रेवेन्यू से ही बंगाल की चीजों को खरीद रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अभी क्या हो रहा था कि ब्रिटिश से यानी बाहर से हमें गोल्ड और सिल्वर मिलता था, बदले में हमारे गुड्स बाहर चले जाते थे। तो भैया हमें क्या मिला, गोल्ड सिल्वर, हमारे गुड्स बिक गए। लेकिन जब उनको दीवान बना दिया कंपनी को बंगाल का, तो बंगाल के रेवेन्यू से ही गुड्स खरीदा जा रहा था और गुड्स बाहर भेज दे रहे थे। यानी कंपनी बंगाल में बैठी हुई है, बंगाल का रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, हाँ, बंगाल के लोगों से पैसा मिला और लोगों का पैसा ही से ही लोगों का सामान खरीद लिया और उठा के बाहर भेज दिया। समझ में आ रहा है? इस तरह से रेवेन्यू कंपनी का बनने लग गया। क्लियर बात है? यहां तक बात क्लियर हो रही है? बंगाल के रेवेन्यू, उससे ही गुड्स खरीदा जा रहा था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है ना, इसी पैसे से एक्सपोर्ट यहां पर हो रहा था, इसी पैसे से। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला, अब इसकी हेडिंग यहां पर आप डालिए, प्लीज राइट इंपैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये काम होने लग गया यार, सोचो जरा, जब ये काम होने लग गया कि भाई इंडिया का ही रेवेन्यू, इंडिया का ही पैसा, इंडिया के लोगों को, बंगाल के लोगों का ही पैसा, इंडिया का नहीं बंगाल के लोगों का ही पैसा और बंगाल के ही गुड्स, उन्हीं के पैसे से उन्हीं का गुड्स खरीद के बाहर भेज देना, इससे क्या इंपैक्ट पड़ा?
4 इंपॉर्टेंट इंपैक्ट लिख लीजिए। यस प्लीज, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट पहला, जो आर्टिसंस थे, आर्टिसंस वो गांव छोड़ने लग गए। ठीक है, उन्होंने कहा भैया गांव में रहने का मतलब ही नहीं है, हम हमसे ही रेवेन्यू ले रहे हैं, हमारा सामान खरीद ले रहे हैं, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, आर्टिसंस जो हैं डिजर्टिंग विलेजेस। नोट करिएगा, आर्टिसंस डिजर्टिंग विलेजेस। डेजर्ट मतलब गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे, विलेज को डेजर्ट कर दिया। एनसीईआरटी पढ़ो एक बार। क्यों? क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप अपने गुड्स को बड़े ही सस्ते दाम पे हमको बेच दीजिए। यानी कि समझना जरा बात को, क्या चल रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं बंगाल के लोगों से, वो उस पैसे से वो लोग आर्टिसन से गुड्स खरीद रहे हैं, उसके लिए भी वो कम पैसा दे रहे हैं। तो आर्टिसन ने कहा भाई क्या फायदा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू कंपनी एट लो प्राइस। नोट कर लीजिएगा, दे वर फोर्स्ड टू सेल गुड्स टू कंपनी एट लो प्राइस। समझ में आ गया पहला इंपैक्ट। दूसरा बी दूसरा है कि जो पीजेंट्स हैं वो ड्यूज पे नहीं कर पा रहे थे। पीजेंट्स मतलब कौन हो गया? जो फील्ड्स में काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, पीजेंट्स मतलब हो गया जो फील्ड्स में काम कर रहे थे। पीजेंट्स नॉट एबल टू पे ड्यूज, वो अपने ड्यूज नहीं पे कर पा रहे क्योंकि ड्यूज बहुत हाई है। ठीक है, ड्यूज डिमांडेड। इससे क्या हुआ कि जो आर्टिसंस का प्रोडक्शन है दोस्त, वो क्या हो गया? वो गिर गया। जाहिर सी बात है ना, आर्टिसन से आप बोल रहे हो कि आप अपना प्रोडक्ट कम पैसे में बेच दो, तो उसको क्या फायदा? एक तो उसने डेजर्ट को वो कर दिया, विलेज को डेजर्ट कर छोड़ दिया, एकदम डेजर्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट देखने को मिला कि आर्टिसन का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया। ठीक है, और पीजेंट्स जो खेतों में काम कर रहे हैं, फील्ड्स में काम कर रहे हैं, और फील्ड्स में काम कर रहे हैं, वो अपने ड्यूज पे नहीं कर पा रहे हैं, ड्यूज डिमांडेड, जो डिमांड की अगर वो नहीं पे कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक तो पीजेंट्स का इशू हो गया, एंड यहां पर पॉइंट नंबर डी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी यहां पर कम हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी क्या हो गया? कम हो गया। ध्यान रखिएगा, ये आपके इंपैक्ट है जो आपके एनसीईआरटी में दोस्तों यहां पर दे रखा है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी के बाद लिखिए कि इस इंपैक्ट के साथ साथ, नोट करिएगा, इस इंपैक्ट के साथ साथ प्लस 1770 में एक टेरेबल फैमाइन पड़ गया। 1770 में एक टेरेबल फैमाइन आ गया, और इस टेरेबल फैमाइन में हुआ क्या? समवेयर यू विल सी कि 10 मिलियन पीपल वो यहां पर मर गए, 10 मिलियन पीपल डाइड। इनडायरेक्टली बताऊं तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन पूरी बंगाल की वाइप आउट हो गई थी। तो एक तो अंग्रेजों का अत्याचार कि उन्होंने जिस प्रकार का रेवेन्यू सिस्टम रखा, क्या रखा रेवेन्यू सिस्टम, बार बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में कानों में गूंजे तो घुस जाए। क्या रेवेन्यू सिस्टम था कि भैया बंगाल का दीवान बन गई कंपनी ने बंगाल के लोगों से ही रेवेन्यू कलेक्ट किया, और उन्हीं के पैसों, उन्हीं के रेवेन्यू से, यानी उन्हीं के पैसों से उन्हीं का सामान खरीदा। और दूसरी बात यह कहा कि आप अपना सामान जो है वो सस्ते पैसे में बेचो। रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं 100 रुपए में, सामान खरीद रहे हैं 10 रुपए में, 90 रुपए अपना प्रॉफिट। और उनको भी भाई आप कम से कम या तो उनका सामान ले रहे थे तो उनको अगर ज्यादा महंगे बेचने भी देते तो भी फायदा था आर्टिसंस को, कम से कम उनको मोटिवेशन तो रहता काम करने का। पैसा भी नहीं मिल रहा है, दिक्कत बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंड ऑल दिस वाज इंपैक्टेड कि 1770s में बहुत ही टेरेबल फेमाइन पड़ गया, 10 मिलियन से ऊपर लोग मर गए, और 1/3 की टोटल 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की वाइप आउट हो गई। क्लियर है यहां तक बात? इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर? चलिए, तो बात ये आई कि जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई बंगाल में, तो बात ये आई कि अब देयर इज अ नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर। लिखिए हेडिंग, नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर।
नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत थी, तभी आप रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते थे। अब जरा सोचो यहां पर, आप बात एक चीज सोचो मेरी कि भाई इकोनॉमी जो बंगाल की थी, जो इकोनॉमी थी वो बंगाल की गिर रही थी, है कि नहीं? इकोनॉमी बंगाल की गिर रही है। जब इकोनॉमी गिरेगी तो कंपनी की रेवेन्यू इनकम भी तो गिर जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि इकोनॉमी गिरेगी और कंपनी की रेवेन्यू इनकम नहीं गिरेगी। अरे रेवेन्यू कैसे कर रहे हो? फेमिन आ गया ना, अब फेमिन आ गया, भुखमरी आ गई, कैसे करोगे? हर चीज, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, इंसान खत्म हो रहा है, तो भाई इकोनॉमी गिर रही है। इकोनॉमी गिर रही है तो रेवेन्यू इनकम ऑफ कंपनी, रेवेन्यू इनकम ऑफ कंपनी वो भी डिक्लाइन करने लग गई, है ना। देयरफॉर नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने का यहां पर जरूरत फील होती है, ठीक है। और दो चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी है, दो चीजों पर बेसिकली काम करने को यहां पर बोला गया। पहला, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, लैंड को अच्छा किया जाए, फर्टाइल बनाया जाए, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, लैंड इंप्रूव की जाए। और दूसरा, इंकरेज किया जाए, या ऐसे लिख लो, एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया जाए, एग्रीकल्चर टू बी इंप्रूव्ड, एग्रीकल्चर को बेटा यहां पर इंप्रूव किया जाए। बात समझ में आ गई कि भाई देयर इज अ नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर, तभी तो एग्रीकल्चर होगा, खेतीबाड़ी होगी, लोगों के पास खेतीबाड़ी से पैसा आएगा, ठीक है, तो ही इकोनॉमी चल सकती है ना। तो भाई इकोनॉमी गिर रही थी, रेवेन्यू इनकम कंपनी की भी गिरने लगी, इसलिए कंपनी को लगा कि भाई हमें अगर अपनी कंपनी, हम दीवान तो हैं लेकिन हमारी इनकम खत्म हो रही है। भाई इनकम कैसे आपकी आ रही थी? आप बंगाल का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? हाँ कर रहे थे, बंगाल का रेवेन्यू। अब जब बंगाल का क्राइसिस आ गया, बंगाल में, बंगाल इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, तो कंपनी की इनकम तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और जब कंपनी की इनकम कम हुई तो इसलिए देयर वाज अ नीड फॉर इंप्रूविंग एग्रीकल्चर, एक इन्वेस्टमेंट इन लैंड, लैंड को और एग्रीकल्चर टू बी इंप्रूव्ड। एक बार आप जो है एनसीईआरटी पे आइए, मैं आपको वो लाइन यहां पर बेसिकली बताना चाहता हूं। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन लैंड और दूसरा एग्रीकल्चर हैड टू बी इंप्रूव, दो चीजें यहां पर दी गई है, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इंप्रूव्ड। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि हाउ, कैसे ये चीज यहां पर किया गया, हाउ, कैसे यहां पर एग्रीकल्चर इंप्रूव किया गया, कैसे लैंड में यहां पर इंप्रूवमेंट लाया गया, ये चीज हमें यहां पर पढ़नी है। चलिए देखिए, तो सीधे सीधे यहां पर हाउ का जो जवाब आएगा दोस्त, लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। हाउ में आपको यहां पर तीन चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, तीन चीजें यही कि यही क्लियर हो जानी चाहिए, कहीं आपको आगे पीछे भागना नहीं है, यही कि यही एकदम क्लियर कर लेना। देखो, पहला, फर्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट, लिखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट। सेकेंड, महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। तीसरा, नोट कर लीजिए, मतलब बताता हूं आपको, रैयतवाड़ी सिस्टम। देखो, बंगाल का इकोनॉमिक क्राइसिस में है, पैसा नहीं, इकोनॉमी गिर रही है, कंपनी की इकोनॉमी गिर गई। अब कंपनी को यह चाहिए था, पहले हम इस पे बात करेंगे फिर इन पे आएंगे, कंपनी को यह चाहिए था कि कैसे अपना इनकम को स्टेबल करें, एक फिक्स स्टेबल उनको इनकम मिले, तो उसके लिए पहले आया परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में, नोट करिएगा, परमानेंट सेटलमेंट ये हुआ था इन 1793। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जब यहां पर थे, कॉर्नवालिस जब यहां पर था, उसके टाइम पे ये सेटलमेंट यहां पर लाया गया। आगे क्लासेस में जाओगे तो आपको और डिटेलिंग मिलेगी इसमें, लेकिन क्लास 8 में अभी आपको इतना ही बताया गया है, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट था क्या? परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली जो राजाज और तालुकदार थे उनको जमींदार रिकॉग्नाइज किया गया। सुनो जरा पहली बात यहां पर, प्लीज सी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो राजाज थे और जो तालुकदार थे उनको क्या किया गया? इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज जामींदार, एज जामींदार। इनसे कहा गया कि आपको कलेक्ट करना है रेंट,
और पे करना है कंपनी को। समझना जरा बात को क्या चल रहा है। और चूंकि ये जो अमाउंट डिमांड करते थे वो अमाउंट एकदम फिक्स्ड होता था, इसीलिए वो अमाउंट एकदम फिक्स्ड था, इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था। क्लियर। कंपनी ने सोचा कि भैया हम बंगाल की इकोनॉमी क्रैश कर गई है, हमारी इनकम बिगड़ रही है, उन्होंने अपनी एक परमानेंट इनकम एक ऐसा सोचा कि भाई कम से कम इतनी रेवेन्यू तुमको मिले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है जो राजा हैं, जो ताल्लुकदार हैं, उनको जामींदार उनको मान लिया, कि उनको रिकॉग्नाइज किया कि दे आर जामींदार्स। इन जामींदारों से कहा कि भैया आपको रेंट कलेक्ट करना है जा जाके। तो जो पीजेंट्स हैं उनसे जाके रेंट कलेक्ट किया इन्होंने और जाके कंपनी को पे कर दिया। बात समझ में आ गया। और जो अमाउंट डिमांड किया कंपनी ने इन लोगों से, जामींदार से, वो फिक्स्ड था, इसलिए मतलब वो परमानेंट नेचर का हो गया। फिक्स्ड है तो परमानेंट हो गया, इसीलिए चूंकि वो फिक्स था तो वो चेंज नहीं कर सकते थे उस रेवेन्यू डिमांड को। दैट इज व्हाई इट वाज रिफर्ड टू एज द परमानेंट सेटलमेंट। क्लियर है। ये तरीका यहां पर अपनाया गया था। आई होप यहां बात समझ में आ गई। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। क्या प्रॉब्लम थे? एक प्रॉब्लम यह था कि जो जामींदार थे वो लैंड में इंप्रूवमेंट करने को तैयार ही नहीं थे। इसके देखो, इस परमानेंट सेटलमेंट के दो ऑब्जेक्टिव, पहले तो दो ऑब्जेक्टिव लिख लो। क्या दो ऑब्जेक्टिव थे परमानेंट सेटलमेंट के? टू ऑब्जेक्टिव्स। दो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, इंप्रूवमेंट इन लैंड, इंप्रूवमेंट किसका? लैंड का। और दूसरा, हम इंकरेज कर रहे हैं किसको? नोट करिएगा जरा एक बार, जमींदार को इंकरेज कर रहे हैं कि लैंड को इंप्रूव किया जाए। ठीक है ना, इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। और ये इंप्रूवमेंट लैंड कैसे होगा, इसको चाहे आप ऐसे मेंशन कर लो। दो ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि जामींदार जो है, जामींदार उनको एंकरेज कर रहे हैं, उनको एंकरेज करेंगे। ठीक है, नोट किया जाए पहले तो, थोड़ा सा इसको यहां पर ठीक कर लेते हैं। हाँ, उनको यहां पर एंकरेज किया जाए, क्या है के लिए? लैंड इंप्रूवमेंट के लिए, लैंड इंप्रूवमेंट के लिए। क्लियर है बात। और दूसरा जो इनका ऑब्जेक्टिव था, एक तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? दूसरा ऑब्जेक्टिव था बेटा कि रेगुलर एक इनकम यहां पर डेवलप हो जाए। ठीक है ना, रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू यहां पर बन जाए। नोट कर लीजिएगा, रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। क्लियर है कि नहीं, बता दो पहले, पॉइंट इज क्लियर और नॉट? ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट क्या था? दो ऑब्जेक्टिव। एक तो ये कि जामींदार जो थे उनको इंकरेज किया जाए कि आप लैंड को इंप्रूव करिए, आप पैसा लीजिए, इनसे कलेक्ट करिए रेवेन्यू, हम डिमांड कर रहे हैं, वो फिक्स कर दिया। मान लो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ कितना? 100 रुपया, हम डिमांड कर रहे हैं 50 रुपया, 50 हमको दीजिए, बाकी 50 अपने पास रखिए और बाकी इंप्रूव करिए लैंड को। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव, एक तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा था कि लैंड इंप्रूवमेंट, और दूसरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल ऐसे हो रहा था कि रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू बना रहेगा, ये जितना कलेक्ट करेंगे हमको इतना मिलता रहेगा, हमारा स्टेट। लेकिन इससे क्या हो रहा था? फायदा, अगर प्रोडक्शन बढ़ जाता मान लीजिए फील्ड्स में, तो फायदा कंपनी को नहीं जामींदारों को हो रहा था। इन्होंने कह दिया हमको तो 50 रुपए दो, लेकिन मान लो अगर प्रोडक्शन 130 रुपए का, 130 रुपए प्रोडक्शन हुआ, 130 का प्रोडक्शन हुआ, तो ये तो 50 ही रखेंगे, जामींदारों को 80 रुपए मिल जाएगा। ज्यादा इनकम के बावजूद जामींदारों को ये इंकरेजमेंट फिर भी नहीं आया कि वो लैंड को इंप्रूव करे। लेकिन असलियत कुछ और थी, इतना हाई रेवेन्यू डिमांड कर लिया गया था कि जामींदार भी उसको पे नहीं कर पा रहे थे। और प्रॉब्लम यही थी, यहां पर कुछ प्रॉब्लम बता देता हूं। एक प्रॉब्लम यह थी कि अगर आप जामींदार अगर कोई है और वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाया तो उसकी जामींदारी भी ले ली जाती थी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। इसकी प्रॉब्लम्स मैं आपको यहां पर बताता हूं। पहली प्रॉब्लम है, जामींदार इन्वेस्ट करने के इरादे से नहीं था। मैं आगे बता देता हूं इसकी प्रॉब्लम्स और फिर हम इसको यहां डिस्कस करेंगे। देखिएगा, प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम थी, देखो जरा प्लीज सी द प्रॉब्लम्स। नंबर 1, जामींदार जो है, जामींदार नॉट इंप्रूविंग द लैंड,
नॉट इंप्रूविंग लैंड, ठीक है। बी पॉइंट, जामींदार अनेबल टू पे रेवेन्यू, क्यों? हाई रेवेन्यू डिमांडेड, हाई रेवेन्यू बहुत डिमांड किया गया। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है ना। तीसरा, कोई अगर फेल कर गया रेवेन्यू पे करने में, जमींदारी टेकन अवे, जामींदारी टू बी टेकन अवे, जामींदारी आपकी ले ली जाएगी इफ नॉट एबल टू पे रेवेन्यू, नॉट एबल टू पे रेवेन्यू, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर डी आपका एनसीईआरटी कह रहा है दोस्त, नोट करिएगा, जामींदारी को ऑक्शन में सोल ऑफ कर देते थे, जामींदारी सोल्ड ऑफ किसमें, एट ऑक्शन, कंपनी को यहां पर सेल ऑफ कर जाती थी। ये प्रॉब्लम्स थी परमानेंट सेटलमेंट की, ठीक है। और भी चीजें हैं इसमें इसको सनसेट क्लॉज भी कहते थे, बड़े क्लासेस में आप जो पढ़ेंगे तब वहां पर समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आया, जॉन शोर ने इसको शायद डिजाइन किया था 1793 में, और राजा और तालुकदार ये पॉइंट इनको रिकॉग्नाइज किया गया कि आप जामींदार हैं, जामींदार से कहा गया कि आपको कलेक्ट करना है रेंट, ठीक है, और कंपनी को पे करना है। अमाउंट जो डिमांड किया जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ से वो फिक्स था, इसलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते थे। अब इसमें प्रॉब्लम्स बहुत थी, इसलिए उसके बाद ये लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। नोट करिएगा महलवाड़ी सिस्टम। अब महलवाड़ी सिस्टम जो है और जो आपका रैयतवाड़ी सिस्टम है, ये दो सिस्टम है, ठीक है। इसको किसने बनाया था, हॉल्ट मैकेंजी। इसको देखिए किसने बनाया था, हॉल्ट मैकेंजी, नोट करिएगा हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम को किसने बनाया था, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, लिखिएगा थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, ऐसे लिख लीजिए अलेक्जेंडर रीड प्लस थॉमस मुनरो, इसलिए इसको हम लोग मुनरो सिस्टम भी आगे कई बार बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, महलवाड़ी सिस्टम में समझना, ये जो महल है इसका क्या मतलब है, महल का मतलब है देखिए, तो जो यहां पर महल का मतलब है वो है एक विलेज से, विलेज से, ठीक है। महल का मतलब है विलेज से, तो हर एक विलेज से उसकी लैंड यहां पर देखी जाती थी, मेजर करी जाती थी, और फिर उसका महल का, उसके विलेज का जो लैंड है उसके हिसाब से उसका यहां पर रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था। देखो एक बार पढ़ लो, यहां लिखा हुआ है कि ही विलेज वाज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड, उसको प्रिजर्व करना जरूरी था। एनसीईआरटी में देखना, अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द एस्टिमेटेड recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue of that village. यानी कि यहाँ क्या हो रहा था कि हर एक प्लॉट का रेवेन्यू यहाँ पर जोड़ा जाता था, सबका रेवेन्यू यहाँ ऐड करके पूरे विलेज का, यानी कि पूरे महल का एक यहाँ पर रेवेन्यू डिसाइड होता था। तो इंडिविजुअल रेवेन्यूज यहाँ पर ऐड करके, इंडिविजुअल रेवेन्यूज को यहां पर ऐड किया जाता था, और इंडिविजुअल रेवेन्यूज को ऐड करके पूरा एक टोटल रेवेन्यू यहां पर महल का निकाला जाता था। बात समझ में आ गई, एक तरीका ये था, और ये आपके मेनली जो आज का प्रेजेंट यूपी वाला एरिया है वहां पर ये बेसिकली अप्लाई किया जाता था। रैयतवाड़ी सिस्टम साउथ इंडिया में अप्लाई किया जाता था। यहां पर क्या हो रहा था, जो रैयत है, रैयत का मतलब क्या है जरा नोट करिएगा, यहां रैयत का मतलब ही हो गया बेसिकली कल्टीवेटर। रैयत का मतलब क्या हो गया, कल्टीवेटर। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इन रैयत के साथ एक एग्रीमेंट होता था डायरेक्टली। यहां क्या हो रहा है, इनके साथ एक एग्रीमेंट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सट्टा, ठीक है। और कभी कभी ये नहीं होता था तो इनके गांव के जो हेडमैन होते थे और हेडमैन के साथ यहां पर होता था सट्टा, ये एग्रीमेंट, हेडमैन इसको साइन करते थे।
बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इस रैयतवारी सिस्टम में मिडिल मैन का सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है, कोई बिचौली बीच में नहीं बचा। डायरेक्ट यहां पर ये लोग एग्रीमेंट करते थे इनके साथ, रैयत के साथ, और इनको क्या करते थे, बदले में एग्रीमेंट किया कि आपको हम पैसे देंगे, पैसे दिया क्रॉप ग्रो करने के लिए, आपको यहां पर उन्होंने यहां पर और भी सारे सामान दिए, जैसे कि जो भी चीजें चाहिए थी जो भी चीजें चाहिए थी वो सब यहां पर दी जाती थी। क्लियर है? देखो यहां पर लिखा हुआ है, इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। The new system that was devised came to be known as Rayatwar or Rayatwari. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken away by the company after the wars with Tipu Sultan. तो उन जगह पे इसको अप्लाई किया गया जहां पर वो एरियाज में जो टीपू सुल्तान से यहां पर लिए गए थे साउथ में, ठीक है। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। और फिर ये सिस्टम ऑल ओवर साउथ इंडिया आ गया। तो ये तो ऑल ओवर साउथ इंडिया था, ठीक है ना, ये ऑल ओवर साउथ इंडिया में अप्लाई हो रहा था। ये आपका प्रेजेंट डे उसमें यूपी के एरिया में, पहले ये ऑल ओवर इंडिया था, बाद में ये चेंज होने लग गया। बात समझ में आ गया? बाद में ये चेंज होने लग गया। क्लियर है? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे आते हैं, रीड एंड, अब हुआ क्या देखो जरा देख लेते हैं। देखो, रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स, द सेटलमेंट हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। सीधे हमको उनके साथ यहां पर वो करना है, कल्टीवोट एग्रीमेंट यहां पर लाके करना है, ठीक है। ध्यान रखना कि ये दोनों, अच्छा ये वाला जो मैं आपको हेडमैन यहां बोल गया, एक बार इसको ध्यान रखना कि दिस हैज टू बी डन हियर, हेडमैन के साथ यहां पर साइन हो रहा है, ठीक है। द चार्ज ऑफ द कलेक्टर रेवेन्यू पेइंग टू कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जमींदार कैसे गायब हो गया, यहां पर जो इंडिविजुअल लेवल पे एक महल का, एक विलेज का रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट है, अधिकार है, या जो वो दिया गया है, वो किसको दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडमैन ऑफ द विलेज को दे दिया गया। तो यहां जमींदार नहीं था, जो विलेज का हेडमैन है वो, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दिस डिमांड वाज टू बी द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर देन द जमींदार। दैट इज व्हाई इसको हम लोग महलवाड़ी सेटलमेंट बोलने लगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार था जो कलेक्ट कर रहा है, यहां पर हेडमैन है जो कलेक्ट कर रहा है, यहां पर नो मिडिल मैन, नो जमींदार, नो जमींदार, और डायरेक्ट यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो रैयत के साथ हो रहा है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्टली जो कल्टीवेटर्स के साथ, रैयत के साथ यहां पर चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो दिस इज इट। नाउ आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो कंपनी यहां पर कर रही थी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। सिंपल है और कुछ भी इसमें यहां पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तीन तरीके कंपनी ने अपनाए। पहला परमानेंट सेटलमेंट था, जिसमें उन्होंने अपना रेवेन्यू कमाने का तरीका निकाला। कहा कि जो राजाज हैं और ताल्लुकदार हैं वो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो जामींदार होंगे। जामींदारों को बुलाया गया कि आप जाइए और रेवेन्यू कलेक्ट करिए, ठीक है, और वो रेवेन्यू को पे करिए कंपनी को। लेकिन जो रेवेन्यू यहाँ डिमांड किया जाता था वो रेवेन्यू बहुत हाई होता था, इसलिए जमींदार जो पे नहीं कर पाते थे उनको अपनी जामींदारी छोड़नी पड़ती थी या फिर उनसे छीन ली जाती थी। चूंकि ये अमाउंट जो डिमांड किया जाता था वो फिक्स होता था, इसलिए उसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था। बात समझ में आ गई? सिंपल है, क्लियर है। मैंने आपको उसकी प्रॉब्लम्स भी बता चुका हूँ, ठीक है। दो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक तो ये कि रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू आया कंपनी को क्योंकि फिक्स्ड है, इतना मिलना ही मिलना है, और दूसरा इंकरेज किया गया जमींदार को कि आप लैंड रेवेन्यू जो है लैंड का इंप्रूवमेंट करिए। क्लियर है? ये हो गया। अब चूंकि इसमें काफी प्रॉब्लम्स थी, जैसा मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, क्या प्रॉब्लम बताई, ये 4 प्रॉब्लम बताई। जमींदार इंप्रूव नहीं कर रहा था लैंड को, है ना, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो कंपनी का फायदा नहीं था लेकिन जमींदार का फायदा हो जाता था। दूसरा, जमींदार हाई रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था। तीसरा, जमींदारी ले ली जाती थी, ठीक है, अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो। चौथा, जमींदारी को सोल्ड ऑफ कर ऑक्शन कर दिया, सोल ऑफ कर दिया था ऑक्शन में, ठीक है। फिर आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्या आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, वो दी गई हेडमैन ऑफ द विलेज को। क्लियर है? महल क्या हो गया, एक विलेज हो गया। हर एक प्लॉट का रेवेन्यू कलेक्ट किया, सर्वे किया, एसेस किया, टोटल कैलकुलेट करके उनका रेवेन्यू बता दिया कि इस महल का, इस विलेज का ये रेवेन्यू है। तीसरा आइए तो रैयतवारी सिस्टम हो गया। रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर। यहाँ पर डायरेक्टली सीधे कल्टीवेटर के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया और ये उनसे रेवेन्यू यहाँ पर वसूला गया। क्लियर हो गई बात? इतनी बात आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
चलिए अब देखिए, ये आपको मैं यहां पर ऑलरेडी बना के लाया हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। कंपनी बिकम्स दी दीवान, मैंने बताया कंपनी किस प्रकार से दीवान बनी। रेवेन्यू फॉर द कंपनी किस प्रकार से आने लगा था, हमने बताया कि रेवेन्यू, अब कंपनी दीवान थी तो अब उसको गोल्ड और सिल्वर का को देकर गुड्स लेने की बजाय अब वो बंगाल की रेवेन्यू को ही कलेक्ट करके उन्हीं से गुड्स खरीद रहे थे। इम्पैक्ट क्या था कि आर्टिसंस के इश्यूज आने लगे, आर्टिसन का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया, है ना। उसके अलावा पीजेंट से काफ़ी इश्यूज आ गए और मैंने बताया 1770 का बहुत इंपॉर्टेंट फेमाइन यहाँ पर आ गया। अभी हम पूरा क्रक्स कर रहे हैं जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो अभी तक पढ़ा है वो मैं क्रक्स कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, फिर क्या आया, फिर आया कि भाई नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है, उसके लिए क्या लेके आए, परमानेंट सेटलमेंट लेके आए। मैंने पूरा बता दिया। परमानेंट सेटलमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम में नो इन्वेस्टमेंट इन इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड नहीं हो रहा था, हाई फिक्स्ड था रेवेन्यू रेट्स, ठीक है ना, और जमींदार्स का बड़ा रिलेक्टेंस था कि हम इसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत हाई डिमांड कर रहे हो। इसलिए एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया जिसको हम बोलते हैं महलवाड़ी और रैयतवाड़ी सिस्टम। दोनों सिस्टम को मैंने आपको बता दिया कि क्या था, और मुनरो सिस्टम और उसकी प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही थी, क्योंकि लिखा हुआ है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स, देखो एक हेडिंग लिखी है ऑल वॉज नॉट वेल, उसके अंदर पढ़ो, वहां लिखा हुआ है विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज्ड इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल with them. Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too higher revenue demand, peasants were unable to pay, रैयत fled the countryside। तो प्रॉब्लम क्या हुई मनोरंजन सिस्टम में कि जो रैयत जिनके साथ आपने वो एग्रीमेंट किए थे वो खुद ही भाग गए, ठीक है, वो कंट्री साइड से छोड़ गए एंड विलेजेस बिकेम डिजर्टेड इन मेनी एरियाज। और मैंने आपको पहले बता दिया कि डिजर्ट जो आर्टिसंस थे, है ना, उन्होंने क्या किया, डिजर्ट विलेजेस को क्या किया, डिजर्ट कर दिया गया। क्लियर है। अब प्लीज आइए नेक्स्ट, क्रॉप्स फॉर यूरोप। आई होप ये आपको क्रक्स पूरा समझ में आ गया होगा, आप ही लोगों के लिए क्रक्स लेके मैं आया था। अब चीजें यहां से शुरू होंगी, दैट इज क्रॉप्स फॉर यूरोप। ठीक है भाई, अब हमें क्या देखना है, कुछ ही चीजें बची हैं, एक तो ये क्रॉप्स फॉर यूरोप, फिर ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो कहानी क्या है वो सुन लो, क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब यूरोप में, यूरोप के लिए क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट, तो इंडिया में बहुत सारे क्रॉप ग्रो हो रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि इक्का दुक्का हो रहा है, बहुत सारे क्रॉप ग्रो हो रहे थे, लेकिन क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट यूरोप में बहुत बढ़ रही थी। अब देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, कॉमर्शलाइजेशन हो गई चीज़ों का। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन बहुत हो गया, कॉटन के कपड़े बहुत बनने लग गए। अब जब कॉटन बनने लग गया तो जाहिर सी बात है कपड़े को ऐसे पहनोगे नहीं, सफ़ेद सफ़ेद पहन लिया, भाई आपको कलर भी करना है, तो वहाँ पर कलर करने के लिए, कपड़ों को डाई करने के लिए यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और कलर का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर बेसिकली अब यूज आता है, अब यहाँ पर आएगा सीन कि इंडिगो का, क्योंकि इंडिगो जो है बड़ा ही अच्छा, बहुत गजब का ब्लू कलर होता है, ठीक है। हो क्या रहा था कि जो ब्लू कलर था वो बहुत अच्छा था और ब्रिटिश के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, वो इंडिया के इंडिगो की डिमांड कर रहे थे कि हाँ भैया हमको तो इंडिया के इंडिगो ही चाहिए, ठीक है। तो उनको मिल नहीं रहा था। ऑल्टरनेटिवली इनको क्या मिलता था, एक और था जो ऑल्टरनेटिव था, वो था वोड। एक बार एनसीईआरटी देखिएगा, उसको बोलते हैं वोड। ये अनदर एक ऑल्टरनेटिव प्लांट था, देखिएगा ऑल्टरनेटिव प्लांट था ये। तो ये चीज यूरोप में चल रहा था, पर इसका जो कलर था, वो कलर बड़ा ही पेल था, अरे बहुत बेकार कलर, बहुत अच्छा कलर नहीं हुआ करता था। तो जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे ब्रिटिश के, वो कह रहे थे नहीं नहीं हमको तो चाहिए तो इंडिगो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए हमको, वोड इनसे करेंगे अगर हम अभी कलर यूज करेंगे इनका तो बड़ा ही पेल कलर, एकदम ऐसा लगेगा धुला हुआ कपड़ा निकाल के रख दिया, वॉशिंग मशीन ने पूरा कपड़ा खराब कर दिया, ऐसा कलर आएगा। लेकिन इंडिगो का कलर बड़ा ही बेहतरीन था, हमको वही चाहिए। अब इंडिगो अगर यूरोप पहुंच जाता इंडिगो, तो वहां के जो वोड के जो मैन्युफैक्चरर्स या प्लांटर्स थे जो इस प्लांट को उगा रहे थे, उनका प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि भैया इंडिगो को बैन किया जाए। तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके इंडिगो का बैन लगा दिया गया। फिर जब बैन लग गया तो यूरोप के अंदर ही इंडिगो का प्लांटेशन जगह जगह शुरू हो गया। फ्रांस के अंदर आपको देखने को मिला, ब्राजील के अंदर देखने को मिला, जगह जगह कैरिबियन आइलैंड से मिला, सब जगह इंडिगो प्लांटेशन शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में ये कहा गया कि भाई ऐसा है, ये इंडिगो का जो आप लगा रहे हैं, बैन लगा चुके हैं, वो हटा दीजिए, क्योंकि इंडिगो की क्वालिटी को कोई मैच नहीं कर पा रहा है। रीजन, क्योंकि ये सब कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ऊपर हायर लैटिट्यूड्स पे हैं और इंडिगो बहुत अच्छा ग्रो करता है इन दी ट्रॉपिक्स, ठीक है। इंडिगो ग्रो करता है अच्छा कहां, ट्रॉपिक्स में, तो इंडिगो ही यहां पर बेस्ट काम करेगा।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी इंडिगो यूरोप के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था उसकी जो डिलीवरी है, जो उसका बनना था, वो फेल हो गया। यानी कि सप्लाई ऑफ द इंडिगो विच वाज प्रोड्यूस्ड इन यूरोप, जो यूरोप में इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था उसकी सप्लाई खत्म हो जाती है, गिर जाती है फॉर रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से अब ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन जो है वो इंडिया की तरफ टर्न करता है कि भैया चाहिए है हमको इंडिगो, ठीक है। और यहां से अब आता है बंगाल के इंडिगो की डिमांड। अब यहां से आई हमको बंगाल के इंडिगो की डिमांड। तो बंगाल का जो इंडिगो है उसकी डिमांड पूरे दुनिया में बहुत तूती बोल रही थी उसकी। 1895 में आप देखोगे तो 1895 मतलब 19th सेंचुरी की लास्ट में आप देखोगे तो जितना भी यूरोप में इंपोर्ट हुआ इंडिगो वो 30% था। लेकिन 15-20 साल के अंतराल के बाद देख रहे हो अगर आप, तो आपको देखने को मिलेगा 95% इंडिगो, बंगाल इंडिगो, इंडियन इंडिगो इंपोर्ट हुआ। तो यहां पर इंडियन इंडिगो का इंपोर्ट अब बढ़ने लगा, इंडियन इंडिगो का इंपोर्ट बढ़ने लगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडियन इंडिगो की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बड़ी ओपी थी। क्वालिटी बड़ी क्या थी? दाएं ब्लू टिक लगा हुआ था इंस्टाग्राम का उस पर, ये बढ़िया बहुत अच्छी क्वालिटी है इस पर, ठीक है। तो डिमांड जो है बंगाल के इंडिगो की बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी। अब अंग्रेज तो भाई थे चालू, उनको लगा कि यार इंडिगो की डिमांड बढ़ रही है, बंगाल के इंडिगो की, तो भैया बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे कंपनी के जो इंडिया में काम कर रहे थे, उन्होंने अपना काम काज छोड़ दिया, उन्होंने कहा हम तो भैया इंडिगो उगाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉफिट था कि भैया वो लोग जो है यहाँ पर उनको प्रॉफिट यहाँ पर चाहिए ही चाहिए था। तो इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ और इंडिगो को मतलब क्योंकि डिमांड बहुत थी बंगाल इंडिगो की, तो इंडिगो कल्टीवेशन के यहाँ पर दो तरीके थे, ठीक है ना। एक तो था यहाँ पर निज, एक तरीका क्या बताया, एक तरीका था यहां पर निज कल्टीवेशन का, ठीक है ना, एक तरीका था निज कल्टीवेशन का, और दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका था रैयती। एक तो था निज और दूसरा था रैयती। बात समझ में आ रही है? इंडिगो कल्टीवेशन और रैयती दो तरीके यहां पर जो है वो थे, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर चले। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको, कहानी क्लियर हो गई होगी कि यूरोप इंडिया की क्रॉप्स बहुत सारे थे, लेकिन जो यूरोप में क्रॉप्स की डिमांड थी, क्रॉप्स फॉर द यूरोप, वो कौन सी थी? इंडियन इंडिगो की। लेकिन इंडियन इंडिगो बहुत कम मात्रा में पहुंचता था यूरोप पहले, और जो पहुंचता भी था तो उसके प्राइस बहुत हाई होते थे। और तीसरी बात, जो वहां का ऑल्टरनेटिव प्लांट था जो उसको प्रोड्यूस करते थे उनको नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा बैन लगा दो, बैन लगा दिया गया गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके कि बैन लगा दो, ठीक है। लेकिन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे कि भैया इंडियन इंडिगो की बात ही अलग है, हमको तो वही चाहिए। तो फिर जो भी इंडिगो ग्रो हो भी रहा था यूरोप के अंदर, मैंने बताया कि उसका जैसे कि कैरिबियन आइलैंड्स में हो गया, ब्राजील में हो गया, जगह जगह वहां पर सप्लाई, अमेरिका, ये सब जगह सप्लाई खत्म हो गई। तो ब्रिटिश को इंडिया की तरफ टर्न करना पड़ा। इंडिया के इंडिगो की डिमांड, वाई इंडियन इंडिगो वाज डिमांडेड, क्योंकि इंडियन इंडिगो की क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा ना ब्लू टिक लगा हुआ था, ब्लू टिक। तो बंगाल में सबसे पहले, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में थी और बंगाल रिसोर्सेज बहुत था, और बंगाल का इंडिगो की पूरी तूती बोल रही थी पूरे वर्ल्ड में। तो लोगों ने, ऑफिशियल्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने काम काज छोड़ के इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया कि हमको ये काम करना है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत था, अट्रैक्टिव जॉब था, पैसा ही पैसा होगा। इंडिगो कल्टीवेशन के दो तरीके, एक निज, यहां गलत लिखा हुआ है, एक निज था, इसको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ दो तरीके हैं, एक था निज और दूसरा है रैयती, दो तरीके, ठीक है। अब निज और रैयती में क्या फर्क था वो समझ लो, क्योंकि इन दोनों को समझने के बाद फिर सीधे ब्लू रेबिलियन आ जाएगा। देखो निज और रैयती में, निज मतलब इसमें क्या हो रहा था, देखो एक बार रीड करो यहां पर विद इन, देखो हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड में जो हेडिंग में निज लिखा है पहले वो समझ लेते हैं। देखो लिखा है विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। अब यहां पर दो तीन लोग आ गए, देखो जरा यहां पर दो तीन, एक आ गया देखो प्लांटर, एक आ गया यहां पर कल्टीवेटर। ध्यान रखना, प्लांटर वो व्यक्ति हो गया जिसकी लैंड थी, हु ओन्ड लैंड, हु ओन्स लैंड, या फिर और टेकन ऑन रेंट।
अब रेंट का मतलब ये नहीं कि महीना में रेंट ले लिया होगा, 1 महीने का रेंट, 2 महीने का रेंट नहीं, ये जो लीज पे लेते थे बहुत लंबे लंबे सालों तक, तो ऐसे एक तरह से प्लांटर की लैंड हो जाती थी। ठीक है, फैक्ट्रीज के आसपास फैक्ट्री भी नहीं की होती थी, इंडिगो फैक्ट्री भी नहीं की हो रही है, कल्टीवेटर जो उस पर काम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो प्लांटर्स है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो, प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो वहां प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, जो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। आगे लिखा है ही ईदर बॉट द लैंड, या तो वो लैंड खुद खरीदता था, और रेंटेड इट फ्रॉम द अदर जामींदार्स, या तो अदर जामींदार से वो रेंट पे लेता था। ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। तो निज में क्या हो रहा था कि जो प्लांटर है वो क्या कर रहा है, वो हायर कर रहा है लेबरर्स को, हायर्ड लेबरर्स। ये था आपका निज कल्टीवेशन। निज प्लांटर, उसका खुद का जमीन है, यहां पर उसने रेंट पे ले रखा है, ठीक है, अदर जामींदार से, जो उसे खुद कंट्रोल कर रहा है, उस पे वो जामींदार को क्या कर रहा है, जामींदार को हायर करके वहीं पर वो काम करवा रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने शायद एक चीज ध्यान रखिएगा कि रैयतवारी में जिस हम पढ़ रहे थे वहां पर डायरेक्टली जो है वो सेटलमेंट कल्टीवेटर से हो रहा था। ये मैंने एक वर्ड एग्रीमेंट लिख दिया था, उस एग्रीमेंट वर्ड को आप चाहो तो यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट वर्ड हटा दीजिए, यहां पर एग्रीमेंट की जगह सेटलमेंट लिखिए। सेटलमेंट सीधे इन्हीं से हो रहा है, सेटलमेंट सीधे इन्हीं से हो रहा है, क्योंकि ये जो यहां पर रैयत आ रहा है इसको थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। यहां पर प्लीज देखिएगा कि अब क्या हो रहा है कि एक तरीका निज हो गया, ठीक है, अब निज के बाद इस निज कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम थी। निज कल्टीवेशन में प्रॉब्लम ये थी दोस्त कि देखो यार, ये बंगाल में प्रोडक्शन हो रहा है इंडिगो का, लेकिन इस तरह का आपको प्रोडक्शन करना है बड़े मात्रा में, बड़े क्वांटिटी में, यू नीड ओपन लैंड। लेकिन बंगाल ऑलरेडी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड था, कुछ ही स्मॉल प्लॉट्स थे जो खाली थे, उन्हीं को वो एक्सपैंड कर सकते थे खाली। तो यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो सकता था, ठीक है ना। निज कल्टीवेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक्सपेंशन नहीं हो सकता था। आप लेबर हायर करेंगे, प्लांटर्स की लैंड है, उस पर इंडिगो प्लांटेशन हो रहा है, और लेबर्स को हायर करके उसमें कल्टीवेशन करा दिया। प्रॉब्लम क्या है कि बंगाल के एरिया में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो सकता। दूसरा, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट, लिखा है द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन, इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स, सिर्फ फर्टाइल लैंड पे हो सकता था, एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और बंगाल की लैंड ऑलरेडी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड थी। आगे लिखा हुआ है ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, और थोड़ी थोड़ी लैंडस्केप ही खाली बची थी, स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स थे जिसको आप एक्वायर कर सकते थे। फिर लिखा है प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज, प्लांटर्स को तो बहुत बड़े बड़े एरियाज चाहिए थे प्लांटेशन के लिए, ठीक है, प्लांटेशन हमेशा लार्ज फील्ड्स में होता है। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, उन्हें ये लैंड कहां से मिलेगी। अब ये सब उनको लैंड मिल सकती थी कहां, जो इंडिगो फैक्ट्री के अराउंड लैंड थी। अब इंडिगो फैक्ट्री है ऐसे मान लो, यहां पर मान लो ये इंडिगो फैक्ट्री लगी हुई है, एक पूरे एरिया है, ठीक है, ये कैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये इंडिगो फैक्ट्री है यहां पर, ठीक है, ऐसे लगी हुई है। तो इंडिगो फैक्ट्री के अराउंड जो सेटलमेंट्स थे, ठीक है, जो लोग इंडिगो फैक्ट्री के अराउंड रह रहे थे वो पीजेंट रह रहे थे यहां पर, ठीक है। तो इंडिगो फैक्ट्री के अराउंड काफी जगह थी, तो अगर इन पीजेंट्स को हम डिस्प्लेस कर देते, इस जगह से हटा देंगे, तो हमें काफी स्पेस मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप पीजेंट्स को डिस्प्लेस करोगे तो पीजेंट्स के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। और दूसरा बात यह भी था कि पीजेंट्स, दूसरी बात ये थी, एक तो ये हो गया कि पीजेंट्स को हटाओगे तो पीजेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, और दूसरी बात यहां पर ये थी कि लेबर को मूव करना उस जगह पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लेबर, भाई फैक्ट्री कहीं और लगी थी, है ना, और लेबर कहीं और था, इंडिगो प्लांटेशन कहीं और हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि इंडिगो प्लांटेशन फैक्ट्री के अलॉन्ग साइड कर दो, तो इतना सारा लेबर वहां मूव करना, क्योंकि आदमी लेबरिंग तो वहीं करेगा ना जहां वो रह रहा है, ठीक है, तो इतना लेबर को मूव करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा, अगर आप पीजेंट्स को मूव करोगे वहां से, तो पीजेंट्स क्यों मूव करेंगे, भाई उनका घर है वहां पर, वो रह रहे हैं, तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तीसरा, अगर मान लो मूव करते भी हैं तो जो भी फावड़ा है, प्लाऊ है, और जो भी जो औजार हैं, वो उस वक्त ऐसा कॉमन टाइम पड़ता है कि वो औजार, वो प्लाऊ, वो सब पीजेंट्स को भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप उस वक्त इंडिगो प्लांटेशन करने वहां आ गए तो भैया उन प्लाउज का इस्तेमाल तो इन लोगों को भी करना है,
तो प्लाउज एंड द पीजेंट्स दे बोथ वर बिजी एट दैट टाइम, इसलिए ये निज कल्टीवेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। समझ में आ गया? निज कल्टीवेशन में सीधे सीधे प्लांटर था, उसकी लैंड है, या तो उसने लैंड जमींदार से रेंट पे ली होगी बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है, उसमें उसने लेबर को हायर किया और कल्टीवेशन करवा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक्सपेंशन नहीं हो सकता। प्लांटेशंस के लिए हमको बहुत बड़े बड़े लैंड चाहिए, ओपन लैंड चाहिए। ये बंगाल का एरिया बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन क्या निकाला कि जहां फैक्ट्रीज है उसके अराउंड काफी ओपन स्पेसेस है, इंडिगो फैक्ट्रीज के अराउंड। ये फैक्ट्री कौन सी है? इंडिगो फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्री कौन सी है? इंडिगो फैक्ट्रीज है। अब इन इंडिगो फैक्ट्रीज के अराउंड आप जो सेटलमेंट्स हैं पीजेंट्स के, वहां करा दीजिए। इन पीजेंट्स को हटा दीजिए तो पीजेंट्स क्लैश कर देंगे। पीजेंट्स कहेंगे कि भैया हम कहाँ जाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम थी। मिस कल्टीवेशन की सारी यहाँ पर प्रॉब्लम थी। इसके लिए दूसरा तरीका यहाँ पर निकाला गया एंड दैट वाज बेसिकली कॉल्ड एज दी रैयत सिस्टम। रैयत, ठीक है ना, इसको बोलते हैं दूसरा रैयती सिस्टम। क्लियर है? अब रैयती सिस्टम में क्या हो रहा है, ये जो मैंने आपको एग्रीमेंट वर्ड यूज किया था ना, वो यहां पर आएगा। रैयती सिस्टम में एग्रीमेंट हो जाता था, वो मैंने वहां पर आपको गलत एक चीज बोल दिया था, ध्यान रखिएगा कि वहां मैंने आपको बोल दिया था कि रैयती सिस्टम, वहां रैयत वाली सिस्टम बोल दिया था कि एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट नहीं, वहां सेटलमेंट हो रहा है। सट्टा वर्ड यूज कर दिया था, वो सट्टा वर्ड सब हटा दीजिए, है ना, इसलिए मैंने आपको यहां से ही सब हटा दिया था वर्ड। क्लियर है? चलिए देखिए, तो यहां पर एग्रीमेंट है। अब यहां पर इस कल्टीवेशन का एग्रीमेंट क्या हो रहा है? इसका एग्रीमेंट ये है कि जो प्लांटर है, प्लांटर अब वो क्या कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको हर सामान देगा, ठीक है, वो आपको यहां पर लो इंटरेस्ट पे लोन देगा, आपको लोन दे रहा होगा, ठीक है भैया, आपको लो इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, तुम इंडिगो का प्लांटेशन करो। तुमको उसके अलावा जो फावड़ा चाहिए, जो भी सामान चाहिए इंडिगो प्लांटेशन के लिए, वो तुमको हम देंगे, तुम इंडिगो प्लांटेशन करो। क्योंकि प्लांटर का फायदा बहुत था ना, बहुत प्रॉफिट मिल रहा था, बहुत डिमांड थी, तो प्लांटर कहते थे तुमको हम लो लोन देंगे, लो इंटरेस्ट पे, तुम करो इंडिगो प्लांट करो और हम सब सामान तुमको देंगे, ठीक है। ये एग्रीमेंट यहां पर होता था, इसको यहां पर सट्टा कहा जा रहा था। तो एक तरीका ये था इंडिगो कल्टीवेशन का। बात समझ में आ रही है? आप एनसीईआरटी में इस चीज को यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता था कि दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयत। अगर रैयत नहीं कर रहे हैं तो हेडमैन साइन करेंगे। तो एक तरीका ये था, ये दो तरीके थे जिस प्रकार से इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था। एक तो ये प्लांटर्स की लैंड है, लेबर्स को हायर किया, काम करवाया। दूसरा रैयत, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, एग्रीमेंट करा लिया, रैयत एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है तो हेडमैन ऑफ द विलेज से एग्रीमेंट साइन करवा लिया, कहा कि हम लोन देंगे आपको, आप लोन लीजिए, आप प्लांट करिए, हम सामान देंगे आपको। लेकिन सिस्टम बहुत ज्यादा ऑपरेसिव था, समझ में आ गया था कि सिस्टम बहुत ऑपरेसिव है। हमसे भले ही वो हमको लो लोन दे रहे हैं, लेकिन बहुत हाई चीजें डिमांड कर रहे हैं। हम उस साइकिल में फंस गए हैं, लोन वाली, लोन वापस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इंडिगो कल्टीवेटर्स का यहां पर हो रहा था। और दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जहां भी एक साथ में रैयती सिस्टम में कहा गया कि आपके पास जितनी भी होल्डिंग है उसका 25% तो एटलीस्ट आप उतनी लैंड पे इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे। इंडिगो कल्टीवेशन की खास बात यहां पर यह थी कि अगर आपने इंडिगो कल्टीवेट कर दिया तो वो जमीन बहुत लंबे समय तक बंजर हो जाएगी या उस पर आप कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं रहेगा। तो बेचारे इन लोगों की वो जमीन भी खराब हो रही थी और वो कह रहे थे कि आपको कम से कम 25% पे तो आपको लैंड होल्डिंग्स पे इंडिगो कल्टीवेट करना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो, आप थोप रहे हो कोई चीज, तो रेबेलियन तो होना ही था, रेबेलियन तो होना ही था। और वो रेबेलियन था ब्लू रेबेलियन, क्योंकि कलर जो था इंडिगो का ब्लू था। तो यहां पर लोगों ने फिर जाके हाथ खड़े कर दिए 1859 में, नहीं करेंगे रेबेलियन। बात समझ में आ गई? ये सब मैंने आप लोगों के लिए नोट्स लगा रखे हैं। ये देखिए, रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी का क्या एडवांटेज था, ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं नहीं बताऊंगा। देखो ये मैंने बता दिया क्या इंपैक्ट पड़ा, आर्टिसन के इशू, पीजेंट के इशू, आर्टिसनल प्रोडक्शन कम हो गया था। फिर मैंने बताया देखो टेरिबल फेमाइन आ गया था, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? फिर देखो अगर इकोनॉमी गिर रही थी तो जाहिर सी बात है कंपनी कैसे सर्टेन होती है अपनी इनकम के लिए, तो वो लेके आ गए परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट लेके आ गए। ठीक है, ये सब बता चुका हूं आपको, सब मैंने लिख दिए। इसकी प्रॉब्लम क्या थी मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है, 4 पॉइंट बताए हुए हैं, यहां पर लिखे हुए हैं पॉइंटर्स। ठीक है, फिर ये देखो ये एक पॉइंट हो गया। क्लियर है? ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। कल्टीवेटर क्लियर है?
ये वो देखो एरिया है, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ था, फिर रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ आ गया, मालवाड़ी कहाँ कहाँ आ गया, ये सब था। न्यू सिस्टम डिवाइस किया गया हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मालवाड़ी सेटलमेंट बोल रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया न्यू सिस्टम डिवाइस किया गया, उसके ड्रॉबैक्स भी यहाँ बता दिए। देन आता है आपका मुनरो सिस्टम, जिसको हम रैयतवाड़ी सिस्टम भी बोल रहे हैं 1820 का, उसका कैसे अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने किया वो यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ये मुनरो सिस्टम पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। इंपैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या क्या रहा, ये इस किताब में नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। फिर मैंने कहा कि कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, ब्लू कलर की बहुत डिमांड हो गई पूरे यूरोप में, है ना, किस प्रकार से पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्यों डिमांड बढ़ रही थी ये मैंने आपको बता दिया। वाई डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, कंपनी ने क्या किया, टर्न्स टू इंडिया, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। हाउ इंडिगो वाज कल्टिवेटेड, मैंने आपको दो तरीके बता दिए, निज और रैयती। बता रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। निज सिस्टम में क्या था, द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। प्रॉब्लम क्या थी, planters found difficulty to expand the area under the niche cultivation. Niche cultivation on large scale required many plows and bullocks. भाई बहुत सारे बुलक चाहिए थे, प्लाउ चाहिए थे, है ना, लेकिन वो इनको यहाँ पर नहीं मिल पा रहे थे। इतने प्लाउज का मेंटेनेंस या परचेस करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्लांटर्स वर रिलेक्टेंट टू एक्सपैंड, वो एक्सपैंड नहीं कर रहे थे प्लांटर्स, ठीक है, द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। तो ये सब चीजें थी। रैयती सिस्टम क्या था, प्लांटर्स फोर्स कर रहे थे द रैयत्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जिसको क्या बोल रहे हैं, सट्टा बोल रहे हैं, बता दिया। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस, उनको लोन मिल जा रहा था एग्रीमेंट साइन करने पे, और वो भी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। द पीजेंट गॉट वेरी लो प्राइस, पीजेंट को बहुत लो प्राइस मिल रहा था, और वो ये लोन की साइकिल में यहां पर फंस गए थे। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट लैंड कुड नॉट बी सोन, क्यों, क्योंकि जो बेसिकली वो लोग राइस इसमें उगाते थे, लेकिन इंडिगो की क्रॉप जो है वो खराब कर देती है फसल को, जमीन को, तो वहां राइस का प्रोडक्शन यहां पर नहीं हो पाता था। ब्लू रेवेलियन शुरू हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तो मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ रैयत्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, उन्होंने कहा हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। एज द रेबेलियन स्प्रेड रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट, उन्होंने कहा हम रेंट पे नहीं करेंगे, रैयत ने कहा हम रेंट नहीं पे करेंगे आपका, ठीक है, टू द प्लांटर्स एंड अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज, वो जा जाके इंडिगो की फैक्ट्रीज को अटैक करने लगे, कौन, रैयत्स लोग, ठीक है। Why did Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? अब जाहिर सी बात है ना, सोचो ये इंडिगो जो प्लांटर्स थे, इंडिगो जो पीजेंट थे सॉरी, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि हम अब और चुप नहीं रहेंगे। व्हाट गेव देम द पावर टू रिबेल, कैसे वो इंडिगो प्लांटर्स रिबेल कर गए, तीन रीजंस। पहला, लोकल जामींदार और विलेज हेडमैन जो साइन करता था कॉन्ट्रैक्ट उनके बिहाफ पे, वो उनके साथ जुड़ जाए, उनको ये फील हुआ कि जुड़ जाएगा हमारे साथ। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यहां पर उनको लगा कि उनके साथ आ जाएगी। तीसरा, मजिस्ट्रेट एशले एडन का नोटिस जो गया। ये तीन रीजंस थे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि क्या ये तीन रीजंस क्या थे जो यहां पर इनको पावर देते हैं इंडिगो पीजेंट्स को कि वो रिबेल कर दें। देखिए इंडिगो कमीशन यहां बनाई गई, तो ये चीज आपको यहां पर होपफुली क्लियर हो गई होगी कि लोकल जामींदार वो उनके तरफ आ गए थे, विलेज हेडमैन उनके तरफ था जो उनके एंड पे साइन करता था, क्योंकि उनको लगता था विलेज हेडमैन को कि बहुत इर्रेशनल रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट 1857 के रिवोल्ट को देख चुकी थी और अब 2 साल के अंदर फिर से वो रिवोल्ट नहीं चाहती थी, है ना, क्योंकि वो लग रहा था एक पावरफुल रेबेलियन हो सकता है यहाँ पर 2 साल के अंदर ही। 1859 की बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर डर गई एक तरह से। और जब उन्होंने एक तरह से सपोर्ट क्या किया, उन्होंने ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं किया, बट लगा से देख के कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो काफी लोग खफा हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस स्टेप से। तीसरा, मैजिस्ट्रेट एशले एडन का नोटिस। अब इसमें एशले एडन का नोटिस क्या आया, जरा एक बार देखिए। एशले एडन का नोटिस मैं आपको बताता हूं, प्लीज एक बार रिफर करिएगा। एशले एडन का नोटिस मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इवेंट इसमें दिया गया है। एक बार आप लोग एनसीईआरटी को पेज नंबर 35 पे रेफर करिए, प्लीज रेफर योर एनसीईआरटीज टू पेज नंबर 36। लिखा हुआ है द रैयत्स, ऊपर की लाइन देखिएगा, द रैयत्स सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर द प्लाइट व्हेन इन बरासत, यहां से देखिए, द मजिस्ट्रेट एशले एडन इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट रैयत्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। रैयत अब कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है। क्वीन विक्टोरिया ने ये कहा है कि भाई अब ये इंडिगो को ग्रो करना, सोन करना, ये मैंडेटरी नहीं रह गया है। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन, इंडिगो को सोन करना जरूरी नहीं है। ईडन वाज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन बट हिज एक्शन वाज रेड एज सपोर्ट फॉर द रेबेलियन। तो बेसिकली यहाँ पर ये तीन जो स्टेप यहाँ दी गई हैं, तीन जो चीजें हैं, वो ये उससे ये समझ में आने लगा कि लोग जो हैं वो उनको ये
उनको ये लग रहा था कि हाँ हम रेबल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकल जमींदार और विलेज मैन, हेडमैन, ये साथ देने लगे। लोग जो है कहने लगे कि भैया ये जो लोग हैं ना, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के साथ हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सोशल बाइकआउट कर देंगे, उनसे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो गोमस्ताज हैं, गोमस्ताज मतलब जो कंपनी के एजेंट्स हैं, यहां पर एजेंट्स, वो एजेंट्स जो रेंट कलेक्ट करने आते हैं हमसे, हम उनको बहुत मारेंगे, उनकी पैंट उतारेंगे और फिर बहुत ज्यादा मारेंगे। तो गोमस्ताज एजेंट्स जो हैं वो रेंट लेने आएंगे तो मार खाएंगे। इसके अलावा लोगों ने कहा जो लठियाल्स हैं, लठियाल्स मतलब जो पावरफुल लोग थे, लाठी लेके चलते थे बड़े मारने के लिए, भैया हम इनसे भी नहीं दबेंगे। लोगों ने वो कर लिया, अरे कितना दबाओगे किसी को यार, सप्रेस कितना सप्रेस करोगे, सप्रेस 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 ऑपरेस करोगे तो जाहिर सी बात है आदमी रिवोल्ट करेगा ही करेगा, आदमी रिवोल्ट करेगा। और वही यहां पर हुआ, इतना दबा दिया कि आदमी रिवोल्ट कर दिया। ठीक है ना। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट एपिसोड मैंने आपको बता दिया 1857 में ऑलरेडी वो देख चुके थे बड़ा अपराइजिंग, 2 साल के अंदर फिर वो अपराइजिंग देखना नहीं चाहते थे। और मजिस्ट्रेट जो थे एशली एडन, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जो भी एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो अब नहीं करोगे। ठीक है ना। और क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि भाई इंडिगो को ग्रो करना अब जरूरी नहीं है। क्वीन विक्टोरिया का वर्ड्स आए हैं, वर्ड्स वेंट अराउंड कि भैया जो इंडिगो है, इंडिगो नीड नॉट सोन, उसको सोन करना यहां जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां पर ये पूरी चीजें जो है, तीनों चीजें कवर हो गई हैं और इसमें ऐसा कुछ खास यहां बचा नहीं है। इंडिगो कमीशन यहां पर बनाया गया ये जांचने के लिए कि जो काम हुए हैं सही हुए गलत हुए हैं। गलत पाया गया, वरिड बाय द रेबिलियन, द गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन बना दिया। कैसा ना हो फिर से रिवोल्ट हो जाए 1857 में। फिर 1857 के बाद तो इंडिगो कमीशन बनाया। इंडिगो कमीशन ने प्लांटर्स को गिल्टी पाया कि आप गिल्टी हो। उन्होंने कहा कि भैया वो वर्क जो है रैयत के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, आप उनको परेशान करते थे। ठीक है। द कमीशन आज द रैयत टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। कमीशन ने ये कहा, चालाक कमीशन था, कमीशन ने कहा कि ऐसा है, रैयत से कहा कि ऐसा है आगे मत करिएगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप फुलफिल कर लीजिए, बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, आप आगे फ्यूचर में प्रोड्यूस करने को मना कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया बंगाल में। ठीक है। अब वो लोग बिहार की तरफ मूव कर गए। बिहार की तरफ मूव कर गए तो आपको चंपारण का एपिसोड याद आएगा, जो चंपारण सत्याग्रह था। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एक पीजेंट था फ्रॉम बिहार, उन्होंने परसुएट किया गांधी जी को कि आप चंपारण में आइए एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स हियर। यहीं से जो चीज आती है वो आती है चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वाला। क्लियर हो रहा है? ये चीज हम अभी आगे देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ दोस्तों, लेकिन एक बात मैं जाते जाते जो आप लोगों से करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों से बहुत टाइम के बाद मेरी मुलाकात हुई है, तो एक बात दोस्तों याद रखना है कि आपको पढ़ाई करते रहना है। ठीक है ना। यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी पढ़ाई बंद कर दीजिए, क्लास नहीं हो पाई मेरी तो आपको पढ़ते रहना है। बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं सर याद नहीं हो पाएगा, याद नहीं हो रहा है, इतनी सारी चीजें याद कैसे करेंगे यार? याद करेंगे तरीका ही होता है। कुछ मैंने बच्चों को कमेंट्स देखे, बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ना मतलब आप और क्लासेस दीजिए, एक क्लास में क्या होगा, एक क्लास करेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा। यार अभी आप अपना ये फाउंडेशन बैच है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। ध्यान रखो कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको जो पढ़ा, आपने जो पढ़ा वो आपको अपने माइंड में बैठाना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दोगे तो वो आपके माइंड से निकल जाएगा। जैसे आप खाना खाते हो ना, तो जब खाना खा रहे हो तो आपको पेट में पचाना पड़ता है खाने को, तब दूसरा मील खा पाओगे। ऐसे ही जब आप कोई चैप्टर पढ़ो तो इस चैप्टर को दिमाग में बैठाओ, पहले दिमाग में डाइजेस्ट होने दो उसको दिमाग के अंदर, तब दूसरे चैप्टर पे आओ। आप सोचते हो बस हमने पढ़ लिया, इसमें था ही क्या, पढ़ के निकल गए। अरे खाली रीड नहीं करना है, उसको समझना है, उस पर पॉन्डर करना है, उसको सोचना है, थिंक करिए उस पर, आप सोचिए उसको, आप तब आपके दिमाग में बैठेगा, तब आपको याद रह जाएगा। बच्चे कहते हैं सर याद नहीं हो रहा है। भाई नहीं होगा आपको याद ना, क्योंकि आप सोचते नहीं हो जो आप पढ़ते हो, आपने बस पढ़ लिया, आप रीड करते हो। आपकी प्रॉब्लम पता क्या है, आप रीड करते हो। सर बता रहा हूं आपको मैं, आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, चैप्टर आया, मैंने आज चैप्टर पढ़ाया क्लास चैप्टर 3, आपने उसको रीड कर लोगे, आपको लगेगा तैयार हो गया। नहीं होगा तैयार। आप उस चैप्टर को पढ़िए,
आप उस चैप्टर को सोचिए। आप कहोगे सर अगले दिन हमें 2 क्लास दे दो, एक क्लास में क्या होगा, बड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, यही तो गेम है यूपीएससी का। इतना ही आसान होता तो हर कोई एक एक चैप्टर पढ़ पढ़ के रीड कर करके आईएएस बन जाता। ऐसा नहीं होता है ना। जब खाना खाते हो तो एक मील के बाद तुरंत दूसरा मील खा लेते हो क्या? नहीं, आप पेट में खाना डाइजेस्ट होने का टाइम देते हो। जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पेट खाली हो जाता है, तब दूसरा खाना खाते हो। ऐसी दिमाग की बात है। चैप्टर पढ़ा, चैप्टर को डाइजेस्ट हो जान दो दिमाग के अंदर, बैठ जान दो दिमाग के अंदर, फिर दूसरा चैप्टर लो। बात समझ में आ रही है? और ये टाइम दिमाग के अंदर डाइजेस्ट होने का, इसको कम करते जाओ। क्लियर है? तो चलिए दोस्त, इसके साथ हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।